एवरीवन। तो आज हम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले अपने बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है हार्ट। हाँ, यह हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी अब देखते हैं कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट यह एक पंपिंग सिस्टम है, मतलब यह एक पंपन यंत्र है जो हमारे बॉडी को टॉप टू बॉटम रुधिर फ्लो करवाता है, सर्कुलेट करवाता है। हार्ट यह पूरी तरह से पेशीय अंग है जिसका आकार महज अपनी मुट्ठी जितना होता है और उसका वजन मैक्सिमम 200 to 400 ग्राम होता है। अब यह हार्ट ऐसे ही तो नहीं रहेगा अपनी बॉडी में, तो यह एक आवरण से फिट होता है, एक कवर होता है उस पर पेरिकार्डियम का, जिसके सहायता से वो कवर आवरण होता है और हमारी बॉडी में फिट हुआ रहता है। अब ये तो हुई बात हार्ट की कि हार्ट है कैसा, कैसा दिखता है, क्या है। अब देखते हैं यह करता क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में टॉप टू बॉटम ब्लड फ्लो होता है, रुधिर फ्लो होता है। तो वह क्या करता है, रुधिर में क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रुधिर में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, मतलब ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर, ये दोनों रुधिर एक में मिक्स ना हो, इसीलिए हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को 4 कोष्ठकों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ साथ जैसे कि हमारे हृदय को 4 कोष्ठकों में डिवाइड किया गया है, 4 कोष्ठकों में विभाजित किया गया है, उसी तरह हमारे हार्ट को विभाजिका की सहायता से, किसके, विभाजिका की सहायता से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है दाया और दूसरा होता है बाया। अब इसमें और एक पार्ट आता है जिसमें हार्ट को ऊपर के भाग को आलिंद कहा जाता है, यानी आर्ट्रियम कहा जाता है, और नीचे का पार्ट को नीलय यानी वेंट्रिकल कहा जाता है। तो हार्ट करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर अपने लंग्स में लेके जाता है, फुफ्फुस में लेके जाता है, और उस फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन ऑक्सीजन में करता है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर फिर से हमारे हार्ट को पहुंचाता है, और हार्ट यह रुधिर अपनी बॉडी में पहुंचाता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि इसका प्रक्रम क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और ऑक्सीजन युक्त रुधिर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर अपने हार्ट वेन्स की सहायता से हार्ट में लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वेन्स की सहायता से हार्ट में एंटर करती है, जो कि हार्ट का पहला चेंबर होता है दाया आलिंद, राइट आर्ट्रियम। दाया आलिंद में वह वेन्स के सहारे प्रवेश लेते हैं। फिर वह ड्यू टू प्रेशर क्या होता है, वह जाते हैं दाया नीलय में। उसी के साथ यह होता है दाया नीलय चेंबर नंबर 2, कोष्ठक नंबर 2, जिसे राइट वेंट्रिकल भी कहा जाता है। यह हुआ चेंबर नंबर 2। अब यह क्या हुआ, यह है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर, जिसमें पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस या धमनी के सहारे जाते हैं फुफ्फुस में, मतलब लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स इसे प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई मतलब क्या, तो यह लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकालेगा और उसको ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बनाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरी तरह निग्लेक्ट कर देगा और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। यह हुआ उसका प्यूरिफिकेशन। अब यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर पल्मोनरी वेन, किसके सहारे, पल्मोनरी वेन के सहारे बाया आलिंद में प्रवेश करते हैं, जो कि होता है हमारा चेंबर नंबर 3, जिसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। अब यह चेंबर नंबर 3 में चले गए। चेंबर नंबर 3 में क्या होता है, यह चेंबर नंबर 3 में प्रवेश करने के बाद ड्यू टू प्रेशर, मतलब दाब के प्रभाव में यह फ्लो होने लगती है और यह चेंबर नंबर 4 भरती है, मतलब कोष्ठक नंबर 4 भरती है, और वह कोष्ठक बाया नीलय के नाम से कहा जाता है। बाया नीलय कहा जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। अब यह हुआ ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर। अब यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर अरोटा की सहायता से, मतलब महाधमनी की सहायता से पूरे बॉडी में फैला दिया जाता है, पूरे बॉडी में उसका सर्कुलेशन किया जाता है। अब इस हार्ट में इम्पोर्टेंट क्या हुआ,
निलय और आलिंद, जो कि इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसमें क्या होता है, निलय पेशी की भित्ति आलिंद पेशी की भित्ति से अधिकतम स्ट्रॉन्ग और अधिकतम मोटी होती है। किस लिए? क्योंकि इस निलय पेशी को हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में रुधिर सप्लाई करना होता है, सर्कुलेट करना होता है, और वह रुधिर एकदम उच्च दक्षता वाला होता है, मतलब हाई इफिशिएंसी वाला होता है। इसीलिए उसकी भित्ति एकदम स्ट्रांग और मोटी होती है। अब इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन भी आता है, मतलब अपवाद भी आता है। होता क्या है, कभी भी क्या होगा, पर आर्टरी, कोई भी आर्टरी मतलब कोई भी धमनी कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीऑक्सीजनेटेड रुधिका कभी अपने पास नहीं लेंगी। पर इस केस में, हार्ट के केस में क्या होता है, पल्मोनरी धमनी मतलब फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेती है, जो कि कभी नहीं लेंगी। और दूसरी ओर क्या होता है, कभी भी शीरा मतलब वेंस कभी भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड कैरी नहीं करेगी, वह हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। पर इस केस में क्या होता है, वह ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या कैरी करती है, जो कि वापस हार्ट में आती है। तो अभी हमने देखा कि हृदय का प्रक्रम होता क्या है, वो करता क्या है, वो सर्कुलेट करता कैसे है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अपने हृदय को 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिश्रित ना हो, इसीलिए हमारे हार्ट को 4 कोष्ठकों में विभाजित किया गया था। उसी तरह आइए देखते हैं पक्षी और स्तनधारी में कितने कोष्ठकों में विभाजित किया जाता है। तो पक्षी और स्तनधारियों में भी 4 कोष्ठकों में विभाजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है, उन्हें ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है, उन्हें अपना बॉडी का टेम्परेचर मतलब तापक्रम नियंत्रित करना होता है, निरंतर उसकी ऊर्जा बनाने रखनी होती है। इसीलिए उनके हार्ट को भी 4 कोष्ठकों में विभाजित किया गया है। उसी तरह जल स्थल चर मतलब एम्फीबियंस जो होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उनको, और सरीसृप जो कि रेंगने वाले होते हैं, उनको होता है 3 कोष्ठक हार्ट मतलब 3 कोष्ठक हृदय, जो कि क्या करता है, उन्हें ऊर्जा की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, उनको भी अपना तापक्रम मेंटेन नहीं करना होता है, उनका तापक्रम पूरी तरह से पर्यावरण पे डिपेंड करता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, जिसे विऑक्सीजनित रुधिर कहा जाता है, उन दोनों का मिश्रित होना कुछ हद तक वह सह सकते हैं। पर यह हुई उनकी बात जो कि सरीसृप है, और उनकी मतलब एम्फीबियंस की बात हुई। तीसरा देखते हैं मछलियों की बात। तो मछलियों में क्या होता है, केवल 2 कोष्ठक हार्ट होता है, क्योंकि उनको पास क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, विऑक्सीजनित रुधिका होती है, रुधिर होता है, वह क्या करती है, हार्ट के पास जाता है, और हार्ट के पास से जाके सीधा क्लोम में जाता है, जो कि क्लोम में क्या होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे ही क्लोम में उसका प्यूरिफिकेशन हुआ तो वह क्या करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड रुधिर क्या करती है, पूरे बॉडी को क्लोम से निकाल के पूरे बॉडी को डायरेक्ट पहुंचाती है। उनमें क्या होता है, बस रुधिर एक चक्र में बस एक ही बार उनके हार्ट के पास जाता है, इसलिए उनका क्या होता है, बस एक ही चक्र होता है, एक ही बार जाता है, इसलिए यह एकल परिसंचन भी इसको कहा जाता है। बट यही बात अगर कशेरू की कहा जाए, मतलब वर्टिब्रेट्स यानी जिसको बैकबोन होता है, जिन्हें रीढ़ की हड्डी होती है, उनके मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह दोहरा परिसंचरण दोहराते हैं, मतलब डबल सर्कुलेशन उनके बॉडी में होता है। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, तो एक चक्र में, एक साइकिल में अपना रुधिर एक साइकिल में 2 बार सर्कुलेट हुए, मतलब एक ही साइकिल में हार्ट के पास अपना 2 टाइम्स जाता है रुधिर, एक इम्प्योर वाला और एक प्योर वाला, उसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन। जो कि क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अपने हार्ट के पास एक चक्र में 2 बार ब्लड जाना, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। यह हुआ सर्कुलेशन की बातें, किन में कितने चेंबर्स हार्ट होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें।
हमने क्या किया, वीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वीऑक्सीजनित रुधिर क्या किया, वेंस के सहारे कलेक्ट हुई, और ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर क्या हुई, आर्टरी के सहारे मतलब धमनी के सहारे पूरे शरीर को गई। उसका उपयोग क्या है, तो आइए देखते हैं। धमनी क्या करती है, हृदय से रुधिर कलेक्ट करती है और पूरे विभिन्न अंग तक पहुंचाती है। तो क्या होता है, उसको बहुत काम होता है, क्योंकि हार्ट से निकलने वाला रुधिर यह हमेशा उच्च दाब वाला होता है, और यह उच्च दाब वाला रुधिर पूरे बॉडी को पहुंचाना है। तो इसका मतलब उनके पास बहुत काम है। तो इसलिए क्या होता है, उनकी भित्ति मतलब धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने बॉडी तक उच्च रक्तदाब फ्लो करवाना होता है। अब आते हैं दूसरे बात पर, मतलब वेंस की बात पर। तो वेंस क्या करती है, वीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड रुधिर लेती है। तो वह क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर ले रही है, पर ठीक है उसको उतना काम नहीं होता, इसके लिए उसको भित्ति मोटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यह हुआ आर्टरी मतलब धमनी और शिरा की बातें। हमारे पास हृदय है, तो इस हृदय जनित कुछ रोग भी होंगे। तो आइए देखते हैं इन रोगों के बारे में। तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, जिसे बीपी कहते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि बहुत से लोगों में यह बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो बीपी का प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है, आइए जानते हैं। तो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगने वाला जो दाब है, मतलब रुधिर वाहिका जो हमारे बॉडी से ब्लड रुधिर लेके जा रही है, वो होती है रुधिर वाहिका। उनके विरुद्ध लगने वाला दाब उसको कहते हैं रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। तो यह दाब क्या होता है, नसों की अपेक्षाओं में मतलब शिराओं की अपेक्षा में धमनी में बहुत अधिक होता है, क्योंकि धमनी क्या करती है, हमारे बॉडी को उच्च रक्तदाब वाला ब्लड पूरे हमारे बॉडी को पहुंचाती है, उच्च रक्तदाब वाला रुधिर हमारे बॉडी को पहुंचाती है। तो इस धमनी के अंदर क्या होता है, धमनी के अंदर रुधिर का जो दाब होता है ड्यूरिंग निलय प्रकुंचन के दौरान, निलय प्रकुंचन के दौरान जो हमारे धमनी के अंदर दाब होता है, प्रकुंचन मतलब क्या, निलय मतलब आपने देखा कि उसमें जो 4 कोष्ठकों में से जो निलय रहता है मतलब नीचे वाला पार्ट, तो वो निलय के क्या होता है, वो निलय अपने बॉडी को ब्लड फ्लो कराता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है तो फ्लो करवाता है। तो वह निलय प्रकुंचन के दौरान मतलब वह निलय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सिकुड़ रहा है, उसके दौरान क्या होता है, प्रकुंचन दाब क्रिएट होता है, प्रकुंचन दाब जनरेट होता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वह कितना होता है, 120 mmHg। ये हुए निलय प्रकुंचन के दौरान। अब आते हैं निलय अनुशिथिलन मतलब रिलैक्सेशन के दौरान। अब यह क्या होता है, अनुशिथिलन मतलब शिथिलन, शिथिलन के दौरान जो दाब प्रोड्यूस होता है, जो दाब जनरेट होता है, उसे कहते हैं अनुशिथिलन दाब मतलब डिस्टोलिक प्रेशर। वह कितना होता है, 80 mm होता है। तो इसीलिए हार्ट को कैसे हार्ट के रक्तदाब मतलब रक्तदाब को कैसे काउंट किया जाता है, 120 to 80 mmHg। Hg मतलब मर्क्यूरी में देखा जाता है। तो क्या होता है, उच्च रक्तदाब मतलब उच्च रक्तदाब क्या होता है, अति तनाव के कारण आता है। तो क्या होता है, धमनियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब रक्तदाब बहुत हो रहा है उसको, और उसको फ्लो करने के लिए अति तनाव है, हमारे बॉडी में बहुत सारा टेंशन है, उसको फ्लो करने के लिए बहुत जगह ही नहीं रहती, वो एकदम फास्ट मूवमेंट करती है, एकदम फास्ट मूवमेंट करती है, एकदम फास्ट लेके जाती है। उसके दौरान क्या होता है, वह दाब प्रोड्यूस करती है, और यह दाब क्या होता है, उच्च रक्तदाब होता है। अब क्या होता है, इससे यह जो जल्दी जल्दी से जो दाब जा रहा है, उसके दौरान क्या हो सकता है, धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्राव चालू हो जाएगा। आंतरिक रक्तस्राव मतलब कान से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, यह होता है आंतरिक रक्तस्राव। तो हमारे बीपी को मतलब ब्लड प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। उसी के तरह देखते हैं दूसरा, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है, ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, मतलब धीरे धीरे डेवलप होने वाली यह चीज़ होती है। तो क्या होता है, हमारी धमनी जो कि प्योर ब्लड लेके जाती है, आप धमनी कह लो या आप शिरा कह लो, उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वसा होता है उससे वह वसा उस धमनी पे लॉक हो जाता है।
तो वह धमनी पे लॉक हुआ। अब हमारे ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, उसमें बहुत सारे रुकावटें आ जाएंगी, जिससे वह अपनी बॉडी में डायरेक्टली या जल्दी से पहुंच नहीं पाएगा। यह रुकावट के दौरान क्या होता है, हमारे हार्ट में यह ब्लड फ्लो ही नहीं होता, हमारे हार्ट को यह ब्लड जा ही नहीं पाता, यह रुधिर जा ही नहीं पाता, जिससे हमारे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और यह ऑक्सीजन के अभाव में हार्ट अटैक होता है, मतलब दिल का दौरा पड़ता है। तो यह हो गए उनकी बीमारियों के बारे में। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो, पहला, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों का क्या कार्य है। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब दूसरा, जैसे स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है, ये हुआ दूसरा। अब देखो तीसरा, ये दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है, यह भी बताना है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य है। तो जैसे कि देखिए, मैंने बताई थी कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यह डीऑक्सीजनेट लंग्स को जाता है, फिर उसके बाद लंग से प्यूरीफाई होके, मतलब फुफ्फुस से प्यूरीफाई होके शिराओं की मदद से फिर से हार्ट में आ जाता है, और फिर से हार्ट के बाद से वो बॉडी में चला जाता है महाधमनी की सहायता से। तो अभी देखिए, इसका घटक कौन से हुए, जैसे शिरा की सहायता से ये अंदर आ रहा है, तो ये यहाँ से शिरा है, ये भी शिरा है, यहाँ इसकी सहायता से ये अंदर आ रहा है, मतलब यह महाशिरा इसका एक घटक हुआ। महाशिरा कर क्या रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब विऑक्सीजनित रुधिर अंदर ले रहा है। ठीक है, यह हुआ पहला घटक। अब देखते हैं दूसरा। जैसे ये पहला इसमें आ गया है, चेम्बर पहला भर गया, फिर उसके बाद दूसरा भरेगा, तो मतलब यह आलिंद और निलय, यह भी 2 घटक हुए। यह क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी में लेंगे, मतलब विऑक्सीजनित रुधिर अपने बॉडी में ले रही है। तो दाया आलिंद और दाया निलय, यह हो गए उसके दूसरे घटक। अब आते हैं तीसरे पे। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फुफ्फुस में, किसके सहारे, फुफ्फुसीय धमनी। तो यह फुफ्फुस में जा रहा है, इसका मतलब यह भी एक घटक हुआ, क्योंकि हम लोग को कार्य भी बताना है ना उनके। तो यह हुआ एक चौथा घटक। अब आते हैं फुफ्फुसीय, मतलब अब देखो, इसने प्यूरीफाई कर लिया, फुफ्फुस ने प्यूरीफाई कर लिया, फिर वो भेजेगा फिर से हार्ट में, तो हार्ट में किसके सहारे आएगा, वो फुफ्फुसीय शिरा के सहारे। तो यह भी एक घटक हुआ। तो यह आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, हार्ट में, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारे। तो यह फिर से एक घटक हुआ, जिसका मैंने अभी उपयोग बता दी, कार्य बता दी कि यह हार्ट में वापस ले रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ले रहा है बाया आलिंद, और फिर बाया आलिंद भर के जा रहा है बाया निलय में। तो यह हो गए फिर से उसके 2 घटक। ठीक है, अब देखते हैं, यह पहला आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ये तो अति आवश्यक प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बार आता है पेपर में। तो जैसे कि देखिए, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को, जिन्हें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन पक्षी को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें उनके बॉडी का तापक्रम बनाए रखना होता है। अगर समझो तो विऑक्सीजनित रुधिर एक में आ गए, तो क्या होगा, यह ऑक्सीजनित कहलाएगा क्या, नहीं, यह कहलाएगा विऑक्सीजनित रुधिर। तो यह विऑक्सीजनित रुधिर बॉडी को इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। अब यह हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में इसका कुछ उपयोग होगा क्या, नहीं, ये विऑक्सीजनित ही हो जाएगा ना। तो हार्ट में हम लोग को ऑक्सीजनित ब्लड मिलेगा नहीं, इसका मतलब हमारा हार्ट वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा। इसीलिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, मेन मतलब पक्षियों में और स्तनधारियों में, क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम उन्हें बनाए रखना होता है, इसके लिए उन्हें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। देखिए, मैंने बताई थी, जब हम देख रहे थे हार्ट का, तभी बताई थी कि क्यों ज़रूरी है। तो रुधिर के प्रत्येक चक्र के दौरान 2 बार हृदय से गुजरता है। रुधिर प्रत्येक चक्र के दौरान हृदय में 2 बार जाता है। देखिए, अब यहाँ से ये 1 बार,
ये देखिए, यहाँ से समझ लो ये बॉडी की कोशिकाएं हैं। तो यह बॉडी की कोशिकाओं से लेके महाशिराओं की सहायता से ये जाएगा चेम्बर्स में, मतलब ये फर्स्ट कोष्ठक और ये सेकंड कोष्ठक। ठीक है, अब इसमें गया तो ये हुआ इम्प्योर ब्लड, या फिर से इम्प्योर ब्लड मतलब विऑक्सीजनित रुधिर ऑक्सीजनित करने के लिए फुफ्फुस के पास जाएगा। फुफ्फुस के पास ऑक्सीजनित हो जाए, फुफ्फुस की कोशिकाओं के पास जाके ऑक्सीजनित हो जाए तो फुफ्फुस वापस उसको भेजेगा महाशिरा की सहायता से हृदय में, और हृदय के बाद फिर से जाएगा वो महाधमनी के सहारे पूरे शरीर में। तो इसमें क्या हुआ, हार्ट, अपना हार्ट जो है वो 2 बार रुधिर कैरी कर रहा है, 2 बार रुधिर ले रहा है। एक बार विऑक्सीजनित कह सकते हो और दूसरी बार ऑक्सीजनित रुधिर ले रहा है। तो एक चक्र में 2 बार रुधिर जा रहा है अपने हार्ट में, अपने हृदय में 2 बार जा रहा है। तो यह है दोहरा परिसंचरण। अब यह ज़रूरी क्यों है, अब समझो एक ही बार गया तो ज़रूरी है बॉडी में बस ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहेगा। ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड रहेगा। अब यह दोनों ब्लड अब एक में मिश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग को इसे अलग करना, ऊर्जा चाहिए, तो इसको अलग करना ज़रूरी होता है। इसीलिए यह दोहरा परिसंचरण दोहराते हैं, मतलब डबल सर्कुलेशन दोहराते हैं। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस। हमने ये 3 क्वेश्चंस अभी देख ही लिए हैं, तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस के आंसर। मुझे लगता है आप सबको समझ गया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है यह 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है उस लिंक में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।